साल था 2007। झारखंड में कोल ब्लॉक की नीलामी हुई और दबाकर घोटाला हुआ। ये बात जंगल में लगी आग की तरह फैल गई। अब इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को एक एविडेंस की तलाश थी, क्योंकि उस घोटाले के आरोप में किसी को अरेस्ट करना था। वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, बल्कि वो खुद चीफ मिनिस्टर था। एविडेंस नहीं होने के कारण ये लोग इस काम को नहीं कर पा रहे थे। इनका ये काम उस समय आसान हो गया जब रांची इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को एक अनजान व्यक्ति का मेल आया, लेकिन उस मेल पर किसी की भी नजर नहीं गई और 1 साल बीत गया। फिर अचानक एक दिन जब रांची इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने मेल में मौजूद एविडेंस पर नजर डाली तो उनके होश उड़ गए। फिर क्या था, रांची से लेकर दिल्ली तक टेलीफोन की घंटियां बजने लगी तो एक से लेकर एक बड़े नेता और डिप्लोमेट्स की सांसें फूल गईं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आखिर क्या था उस मेल में, क्योंकि उस मेल में शायद एक ऐसे बड़े राजनेता का नाम था जिसकी कहानी किसी बॉलीवुड फिल्म से कम नहीं है भैया। एक ऐसे नेता जो कभी कोयले की खदान में काम किया करते थे और फिर एमएलए बना और फिर चीफ मिनिस्टर भी ऐसा कि घोटाले के पैसे से साउथ अफ्रीका में गोल्ड माइंस खरीद डाली। लेकिन कैसे आईआईटी से पास आउट एक हैकर ने घोटाले की पोल खोल दी। कहानी की शुरुआत करते हैं। देखिए, कहानी की शुरुआत होती है झारखंड के जिले पश्चिम सिंहभूम के जगन्नाथपुर के आदिवासी बहुल इलाके पाताहातू गांव से। जी हाँ, यहाँ पर एक खेतिहर मजदूर के घर एक बच्चे का जन्म हुआ। पिता ने बड़े ही प्यार से इस बच्चे का नाम रखा मधु कोड़ा। पिता ने किसी तरह अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया, सोचा कि इंस्पेक्टर तो बन जाएगा तो जिंदगी आराम से कटेगी। लेकिन उसकी किस्मत में तो कुछ और ही लिखा था। गरीबी के कारण मधु कोड़ा की स्टार्टिंग लाइफ स्ट्रगल से भरी हुई थी, जिस कारण बड़े होने पर अपने परिवार की फाइनेंशियल हेल्प करने के लिए कोल माइंस में उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। लेकिन वो जीवन भर मजदूर बनकर नहीं रहना चाहता था, एक अच्छी जिंदगी जीना चाहता था। मन में एक नई ऊंचाई को छूने की चाहत थी। उन्होंने न केवल अपने लिए बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी बदलाव का सपना देखा, एक सपना जिसमें सभी ऐशो आराम हो। बदलाव की यही चाहत उसे खींच ले गई पॉलिटिकल पार्टी AJSU अर्थात ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन की ओर। और फिर यहीं से शुरू होती है उनकी पॉलिटिकल जर्नी। स्टूडेंट यूनियन से जुड़े मधु कोड़ा। देखिए, AJSU के कार्यकर्ता के रूप में काम करते हुए मधु कोड़ा कॉन्ट्रैक्ट लेबर हो गए और फिर कुछ समय बाद लेबर यूनियन के लीडर बन गए। काम करने के दौरान ही उनकी मुलाकात बीजेपी के एक बड़े नेता बाबूलाल मरांडी से होती है। यहीं से कोड़ा को पॉलिटिकल आइडेंटिटी मिली और फिर इन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। एक्चुअली साल था 2000 का। मार्च के महीने में बिहार में असेंबली इलेक्शन हुए। इस चुनाव में बीजेपी ने एक कैंडिडेट के रूप में जगन्नाथपुर असेंबली सीट से मधु कोड़ा को टिकट दे दिया और पहली ही बार में मधु कोड़ा एमएलए चुने गए और असेंबली में एंट्री की। बिहार में हुए इलेक्शन के बाद मेजॉरिटी के साथ राबड़ी देवी फिर से चीफ मिनिस्टर बनी। वैसे आपको बता दें कि बिहार से एक अलग राज्य के रूप में झारखंड राज्य की मांग कई सालों से चल रही थी। अब इसकी मांग काफी तेज हो गई। उनकी मांग को तत्कालीन पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी ने स्वीकार कर लिया। साल 2000, तारीख थी 15 नवंबर। बिहार स्टेट से अलग होकर झारखंड स्टेट एक नया स्टेट बन गया और भारत के 28वें स्टेट के रूप में स्टैब्लिश्ड हुआ। अब बिहार से झारखंड स्टेट के अलग होने के बाद बीजेपी के बाबूलाल मरांडी इस स्टेट के चीफ मिनिस्टर बन गए। इस सरकार में मधु कोड़ा को पंचायती राज मिनिस्टर बना दिया गया। लेकिन आपसी मतभेद के कारण साल 2003 में बाबूलाल मरांडी ने अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले ही अपने पद से रेजिग्नेशन दे दिया। अब इस स्टेट के नए चीफ मिनिस्टर बीजेपी के अर्जुन मुंडा बने। इस सरकार में भी मधु कोड़ा पंचायती राज मिनिस्टर ही बने रहे। साल 2005 में झारखंड राज्य के असेंबली के 5 साल का समय पूरा हो गया। फिर इलेक्शन की घोषणा कर दी गई। इस बार असेंबली इलेक्शन में भाजपा ने मधु कोड़ा को असेंबली का टिकट नहीं देने का फैसला किया। अब जब टिकट नहीं मिला तो उन्होंने बगावत कर जगन्नाथपुर असेंबली सीट से ही इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ने का मन बना लिया। इस इलेक्शन में भी उन्हें सफलता मिल गई। अब वे इस जीत के साथ एक बार फिर से एमएलए बन जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस असेंबली इलेक्शन में किसी भी पार्टी को कंप्लीट मेजॉरिटी नहीं मिली, लेकिन एक बार फिर से बीजेपी के ही अर्जुन मुंडा ने गवर्नर के सामने गवर्नमेंट बनाने के लिए अपना दावा पेश किया। इस गवर्नमेंट को मधु कोड़ा ने अपनी शर्तों पर समर्थन देने का फैसला किया और अपने साथ साथ अपने 3 इंडिपेंडेंट एमएलए साथियों से भी समर्थन दिलवाया, जिसके बाद बीजेपी के अर्जुन मुंडा की अगुवाई में गवर्नमेंट बन गई और मेजॉरिटी साबित हो गई। किसी के पास मैंडेट नहीं होने के कारण मधु कोड़ा बीजेपी के नेतृत्व में बनने वाली अर्जुन मुंडा की सरकार में
माइनर एंड जियोलॉजिस्ट मामलों के मिनिस्टर बन गए। अब जैसे तैसे तो गवर्नमेंट चल पा रही थी और इसी बीच एक सड़क के टेंडर को लेकर अर्जुन मुंडा और मधु कोड़ा के बीच अनबन हो गई। मधु कोड़ा असेंबली के अंदर ही रो पड़े, अपनी ही गवर्नमेंट पर आरोप लगाए और भाषण खत्म करते ही सरकार से हाथ खींच लिए। इसका परिणाम ये हुआ कि अर्जुन मुंडा की सरकार गिर गई। अब 3 निर्दलीयों विधायकों के साथ मिलकर बनाई सरकार। देखिए, अब ऐसे में इस मौके का फायदा उठाते हुए साहब कांग्रेस और जेएमएम पॉलिटिकल मूड को समझते हुए मधु कोड़ा को अपने पाले में मिला लेते। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की पहल पर यूपीए ने मधु कोड़ा को मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार कर अपनी गवर्नमेंट बनाई। यानी झारखंड की पॉलिटिक्स में साल 2006 में ऐसा पॉलिटिकल उलटफेर हुआ साहब कि रातों रात एक इंडिपेंडेंट एमएलए चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर विराजमान हो गया। खैर, सरकार बनाने वाले में जो पार्टी शामिल थी उनमें झामुमो, राजद, यूनाइटेड गोवंस डेमोक्रेटिक पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, फॉरवर्ड ब्लॉक, 3 इंडिपेंडेंट एमएलए। तो वहीं कांग्रेस बाहर से समर्थन कर रही थी। अब झारखंड के 5वें चीफ मिनिस्टर के रूप में मधु कोड़ा ने 18 सितंबर 2006 को शपथ ली। उनका कार्यकाल 27 अगस्त 2008 तक रहा। इस तरह मधु कोड़ा ने चीफ मिनिस्टर के रूप में 23 महीने यानी कुल 709 दिन तक इस पद पर बने रहे। देश में मधु कोड़ा से पहले कोई भी इंडिपेंडेंट एमएलए इतने लंबे समय तक चीफ मिनिस्टर के पद पर नहीं रहा था। अब इस उपलब्धि के लिए इनका नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है। भारत में मधु कोड़ा ऐसे तीसरे इंडिपेंडेंट एमएलए हैं जो चीफ मिनिस्टर की कुर्सी तक पहुंचे। कोड़ा से पहले 1971 में ओडिशा में विश्वनाथ दास और साल 2006 में मेघालय के फ्लाइंडर एंडरसन खोंगलम के नाम ये रिकॉर्ड दर्ज है। इंडिपेंडेंट चीफ मिनिस्टर मधु कोड़ा। देखिए, मधु कोड़ा की गवर्नमेंट में ज्यादातर मिनिस्टर्स इंडिपेंडेंट एमएलए को ही बनाया गया था। इस गवर्नमेंट ने ऐसे फैसले लिए भाई जो पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं थे। जी हाँ, एमएलए अपने सैलरीज और अलाउंसेस बढ़ाते रहे और असेंबली को बेवजह डिस्टर्बेड कर ठेस पहुंचाते रहे। लेकिन ये सिलसिला ज्यादा दिन तक नहीं चल पाया साहब। वो कहते हैं ना कि पाप का घड़ा जितनी तेजी से भरता है उतनी तेजी से फूट भी जाता है। इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ जब मधु कोड़ा के दामन में लगा था। अब देखिए, साल 2007 से 8 में चीफ मिनिस्टर रहते हुए मधु कोड़ा पर राजहरा नॉर्थ कोल ब्लॉक को कोलकाता की एक कंपनी विनी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड को गलत तरीके से अलॉट करने का आरोप लगा। कहा जाता है कि इस अलॉट में अरबों रुपयों की रिश्वतखोरी और हेराफेरी हुई है। इसके साथ ही इन पर आरोप लगा कि इन्होंने चीफ मिनिस्टर रहने के दौरान ही अवैध तरीके से 4000 करोड़ रुपए की संपत्ति अर्जित की। कोल ब्लॉक का अलॉटमेंट की फाइल पकड़ी गई। देखिए, जब कोल ब्लॉक का अलॉट किया गया तब एक दिन झारखंड माइंस डिपार्टमेंट के एक ऑफिसर सतपति ने माइंस अलॉटमेंट की वो सारी फाइलें अपने पास मंगवाई जिन पर मधु कोड़ा ने सिग्नेचर किए थे। सतपति ने एक एक फाइल को गौर से देखा और उन्हें समझते देर ना लगी कि अलॉटमेंट में जबरदस्त खेल हुआ है भाई। उन्होंने तुरंत उन कंपनियों को बुलाया जिन्हें सीएम मधु कोड़ा की मेहरबानी से माइंस अलॉट की गई थी। इन कंपनियों को 2 मार्च 2008 को सतपति के सामने पेश होना था, लेकिन जांच एजेंसियों के रिकॉर्ड के मुताबिक 26 फरवरी 2008 की शाम को ही सतपति को ट्रांसफर लेटर थमा दिया गया, यानी इन्हें यहां से चलता किया। अब इस बात की शिकायत कई इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट तक पहुंच चुकी थी, लेकिन एविडेंस अभी नहीं था। आईआईटी से पास आउट हैकर ने खोले इनके राज। मधु कोड़ा पर करप्शन का शक तो पहले से था, लेकिन एविडेंस नहीं था। इस कारण ऑफिशियल के हाथ बंधे हुए थे। वहीं कहानी में एक ट्विस्ट आता है और एक हीरो के रूप में एक हैकर की एंट्री होती है। ये हैकर आईआईटी से पास आउट था। उसने हैकिंग करके मधु कोड़ा के सभी डेटा को चुरा लिया। इस हैकर ने करीब 1 साल पहले ही रांची इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को उसके मेल आईडी पर कुछ डॉक्यूमेंट्स भेजे थे। अब पहले तो डिपार्टमेंट ने इसे कूड़ा समझा, लेकिन एक दिन एक कर्मचारी बेकार पड़े मेल को ओपन करके पढ़ने के बाद डिलीट कर दे रहा था। ऐसा करते हुए उसने उस मेल को भी खोला और उसके अंदर मौजूद डॉक्यूमेंट्स को भी पढ़ा तो हैरान रह गया। इस बात की खबर इसने तुरंत बड़े ऑफिशियल को दी। अब इस जांच के लिए रांची से लेकर दिल्ली तक ऑफिशियल्स के अंदर बेचैनी पड़ गई। ये ऑफिशियल्स जिस घोटाले की जांच करने की सोच रहे थे, उस हैकर ने इसी घोटाले के डॉक्यूमेंट्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दिए थे। कहें तो मधु कोड़ा एंड कंपनी के सभी फर्जी डॉक्यूमेंट इसी हैकर ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को उपलब्ध कराए थे। ये डॉक्यूमेंट इतने कीमती थे कि भाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस हैकर को इस काम के लिए एक मोटी रकम अदा की थी। खैर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स के अनुसार आईआईटी से पास आउट इस हैकर ने सबसे पहले उन 37 फर्जी कंपनियों का डेटा दिया जो मधु कोड़ा सिंडिकेट ने झारखंड को लूटने के लिए बनाई थी।
इसने अपना नाम बदलकर न सिर्फ ऑफिशियल से फोन पर बात की बल्कि ईमेल के जरिए इस लूट का हर सुराग दिया। बाद में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स ने अनुमान लगाया कि ये हैकर उन कंपनियों के लिए काम कर रहा था जिन्होंने माइन के लिए मधु कोड़ा एंड कंपनी को घूस के रूप में एक बड़ी रकम अदा की थी, लेकिन उन्हें ना तो माइन मिली और ना ही रिश्वत की रकम वापस मिल पाई। इस खुलासे ने देश के कई शहरों समेत दक्षिण अफ्रीका तक फैले इस करप्शन का कच्चा चिट्ठा सामने ला दिया। कोड़ा एंड कंपनी ने झारखंड की खदानें इलीगल तरीके से बेची थी और उससे जो घोटाले का पैसा आया, भैया उस पैसे को साउथ अफ्रीका की माइंस में लगा दिया गया। यहाँ इन्होंने गोल्ड और यूरेनियम की कई माइंस खरीदी। ये माइंस बकायदा साउथ अफ्रीका की सरकार से कानूनी तौर पर हासिल की गई थी, यानी खरीदने में फ्रॉड नहीं किया गया। इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को इस बात के भी पक्के सबूत मिले कि माइंस के लिए हजारों करोड़ रुपयों के हवाले के जरिए रांची से मुंबई, मुंबई से दुबई और फिर यहां से साउथ अफ्रीका पहुंचाए गए। गोल्ड और यूरेनियम की माइंस की खरीद के लिए दुबई की एक फर्जी ज्वेलरी कंपनी का इस्तेमाल किया गया। इन्वेस्टिगेटर के पास पक्के सबूत है कि ये कंपनी फर्जी थी और सिर्फ कागजों पर काम कर रही थी। हवाले के जरिए पैसा भेजने के लिए द ग्रेट झारखंड रॉबर्स ने एक या दो नहीं बल्कि 35 फर्जी कंपनियां खोल रखी थी भाई। खुद इन्वेस्टिगेटर इस बात से हैरान थे कि इतने कम वक्त में मधु कोड़ा एंड कंपनी ने काली कमाई का इतना जबरदस्त नेटवर्क कैसे तैयार कर लिया। और तो और मधु कोड़ा के खिलाफ जांच एजेंसियों को ये भी सबूत मिले कि कोड़ा एंड कंपनी का पैसा दुबई, साउथ अफ्रीका, लाइबेरिया, थाईलैंड, जर्मनी, चीन और जापान में भी इन्वेस्ट किया गया है। जांच में इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को एक शख्स की जानकारी मिलती है और इसकी तलाश अभी जारी है। कहते हैं कि ये वही शख्स है जिन्होंने मधु कोड़ा एंड कंपनी को काली कमाई करने का जरिया बताया था। सूत्रों के मुताबिक यही शख्स विदेशों में मधु कोड़ा के पैसे लगाता था और उससे हुई कमाई से हिस्सा लेता था। इस शख्स के बारे में अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया फिलहाल। मधु कोड़ा हुए गिरफ्तार। अब देखिए, जांच तो पहले से ही चल रही थी, लेकिन घोटाले का खुलासा तब हुआ जब विनोद सिन्हा नाम का एक शख्स चर्चा में आता है। इसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने विनोद सिन्हा और उससे जुड़े देश भर में 167 जगहों पर रेड की। अब इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज एक्टिव हुई और तब मधु कोड़ा का भी नाम सामने आ गया। अब इनके पास वो भी डॉक्यूमेंट्स थे जो उस हैकर ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दिया था। इस घोटाले के चलते कांग्रेस और अन्य सहयोगियों ने मधु कोड़ा से समर्थन वापस ले लिया और मधु कोड़ा की गद्दी छिन गई। इसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के शिबू सोरेन चीफ मिनिस्टर बने। गद्दी के जाते ही मधु कोड़ा के समय में जितने भी कोल ब्लॉक अलॉट किए गए थे, विपक्षी पार्टी उनकी जांच की मांग उठाने लगी। अब मांग को मानते हुए शिबू सोरेन ने जांच को सीबीआई के हवाले कर दिया। कुछ दिन जांच करने के बाद सीबीआई ने कहा कि कंपनियों को कोल ब्लॉक देने के बदले अरबों रुपयों की रिश्वत ली गई। इस पूरे मामले में सीबीआई ने 9 लोगों को मुख्य आरोपी बताया। इनमें मधु कोड़ा, एचसी गुप्ता के अलावा झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव एके बसु, 2 अन्य अधिकारी बसंत कुमार भट्टाचार्य, विपिन बिहारी सिंह, VISUL के निर्देशक वैभव तुलसियान, कोड़ा के कथित करीबी विजय जोशी और चार्टर्ड अकाउंटेंट नवीन कुमार तुलसियान शामिल थे। मधु कोड़ा को खनन घोटाले के सिलसिले में 30 नवंबर 2009 को राज्य पुलिस की विजिलेंस ब्रांच, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, CBI और ED ने मिलकर गिरफ्तार किया था। इसके बाद 3 साल से अधिक समय तक ये जेल में ही रहे। 31 जुलाई 2013 को उन्हें रांची की बिरसा मुंडा जेल से जमानत करके रिहा कर दिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए मधु कोड़ा से जुड़े हुए इस केस को दिल्ली की एक कोर्ट में लाया जाता है। दिसंबर 2017 में कोर्ट ने उन्हें कोल ब्लॉक अलॉट मामले में फ्रॉड और करप्शन का दोषी ठहराया। फिर 3 साल की सजा सुनाई गई और 25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। कोड़ा के साथ साथ पूर्व कोयला सचिव हरीश चंद्र गुप्ता और झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव एके बसु को भी दोषी पाया गया। सभी को झारखंड के राजहरा में विनी आयरन स्टील उद्योग लिमिटेड को इलीगल मेथड से कोल ब्लॉक अलॉट करने का दोषी पाया गया। अब सुनिए, यहाँ पर आपको जानकर हैरानी होगी कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को पता चला है कि साल 2009 के असेंबली इलेक्शन में मधु कोड़ा ने अपने असेंबली एरिया में एक ही दिन में 8.5 करोड़ रुपए बांटे हैं। ये पैसे लोगों को मोटरसाइकिल खरीदने के लिए दिए गए थे भाई। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोड़ा ने उस समय तक कितना पैसा कमा लिया था और उनकी राजनीतिक नेटवर्किंग कितनी मजबूत थी। लेकिन कोल ब्लॉक की नीलामी में घोटाले के काले हुए इनके हाथों को राजनीति ने खूब चमकाया। कुल मिलाकर जीत के साथ साथ अपनी पॉलिटिकल जर्नी शुरू करने वाले कोड़ा का नाम
जितनी तेजी से अर्श पर पहुंचा उतनी तेजी से फर्श पर भी पहुंचा। आज की कहानी जानकर आपको कैसा लगा हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोस मिल सकें। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।